गोल्ड मेडलिस्ट हैं एमए में, पीएचडी भी फिलोसफी से की है, इतिहास में एमए किया है, साथ ही मैनेजमेंट में उनकी डिग्री है एमबीए की, और क्राइसिस मैनेजमेंट से भी उनका वास्ता है। इसके साथ ही जब आज मेरी उनसे बात हुई तो उनकी ज़िंदगी के अनुभव इतने समाये हैं कि विदेश में रहना, अर्ली एज में जो है अपने काउंटर पार्ट का खो देना, उसके बाद बच्चों की परवरिश और अच्छी जगह पर पहुंचाना, ये पूरी जद्दोजहद के बावजूद उनकी इतनी उपलब्धि और साथ ही उनके लेक्चरशिप का अनुभव तो सुन के मैं तो काफ़ी प्रभावित हुआ हूँ। और लेखन समूह में उनकी दिलचस्पी, इससे भी हम लोग देखते ही हैं सत्रों के दरमियान में उनकी जिज्ञासा और उनके प्रश्नों से। साथ ही बहुत ही कम समय विद्या से 1 साल तकरीबन 1.25 साल हुआ है जुड़े हुए, लेकिन उनकी जो तीव्र गति है उससे काफ़ी उम्मीदें बनती हैं। तो मैं ज़्यादा बीच में ना आते हुए आदरणीय मंजू दीदी को स्वागत निमंत्रित करना चाहता हूँ कि आज का जो टॉपिक है सेल्फ एंड पर्सनालिटी पर अपनी बात रखें। साथ ही लेखन में जो उनकी अभी जहाँ तक उपलब्धि हुई है, जैसा कि आरती बहन कह रही थी कि लेखन कितना आगे बढ़ा पाई हैं वो, उसकी भी एक प्रस्तुति रखें। और हम लोगों को काफ़ी कुछ सीखने समझने को मिलेगा, इस उम्मीद के साथ आदरणीय मंजू दीदी का स्वागत करें। ये दीदी। हाँ, नमस्ते भैया। थैंक यू संदीप भैया, और आप सभी को नमस्ते। मैं मंजू बोल रही हूँ, मंजू शर्मा बोल रही हूँ। और पिछले सत्र में हमने मनोविज्ञान के इतिहास को समझने का एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैंने थोड़ा बताया था, और उसी के रेफरेंस में मेरी भैया से बात हुई थी, योगेश भैया से, कि हम इस चीज को, पाश्चात्य दर्शन को, पाश्चात्य साइकोलॉजी को समझने के साथ हम भारतीय दर्शन में क्या लिखा गया है उसको रिलेट करेंगे। और तीसरा जो हमारा जो होगा पड़ाव, वो मध्यस्थ दर्शन का होगा। तो उसमें फर्स्ट हमारा जो था चैप्टर वो था मनोविज्ञान की उत्पत्ति और फिर उसका इतिहास। आज मैंने कुछ इस तरह से कोशिश करी है कि जो हमारा कोर्स कंटेंट है साइकोलॉजी का, और जो मैंने सब्जेक्ट लिया है साइकोलॉजी फॉर लिविंग, मेरे अलावा शायद दर्शना जी और आरती बेटा जी ने भी लिया है, तो हम तीनों इस पेपर पे काम कर रहे हैं। और जो आरती जी कह रही है कि मैं इस कोर्स के बारे में बताऊं थोड़ा, तो वो मैं अभी बताऊं पहले, या पहले अपना ये जो पेपर प्रिपेयर है वो बोल के डिस्कस करें अपन, जैसे आपकी इच्छा हो। दीदी आप जैसा सहज महसूस कर रही हैं, अपने वक्तव्य को पहले रख दीजिए, उसके बाद कोर्स के प्रोग्रेस। जी भैया, थैंक यू। पूज्य बाबा बाबा जी को प्रणाम करके हम आज का पठन आरंभ करते हैं। और आज का जो हमारा जो चैप्टर है जो मैं पढ़ने जा रही हूँ, वो मैंने इस तरह से बांटा है, उसको मैंने 2 भागों में बांटा है। पहला है जो हमारा जो कंटेंट है, जो हमारा कोर्स कंटेंट है, उसका ब्लॉक नंबर 1, जो बुक नंबर 1 है, उसमें फर्स्ट जो आता है वो है रिलेशनशिप ऑफ माइंड एंड बॉडी। फर्स्ट कंटेंट को मैंने दूसरे तरीके से आगे बोलूंगी। तो उससे पहले मैं सोच रही थी कि क्योंकि हमने पिछली बार पाश्चात्य दर्शन से डील किया है, तो इस बार मैं सोच रही थी इसी चीज को हम भारतीय दर्शन में, भारतीय मनोविज्ञान में किस तरह से बोला गया है उसको हम पहले बोल लेते हैं, एंड देन वी कम टू आवर फाइनल कंटेंट ऑफ द बुक सेल्फ एंड साइकोलॉजी फॉर लिविंग पे आते हैं। तो इसका जो है फर्स्ट हो गया, फर्स्ट रिलेशनशिप बॉडी एंड माइंड आएगा, बॉडी एंड सोल है। और फिर बाद में बिल्कुल संक्षेप में मध्यस्थ दर्शन में इसके बारे में क्या लिखा गया है और पाश्चात्य दर्शन में क्या बोला गया है, वो तो हमने पिछली बार किया ही था। अच्छा, तो अभी मैं एक थोड़ा सा मेरा इस तरह से सोचना है कि मैं ये सोच रही हूँ कि इवन आप भी सोचते ही होंगे कि हमें इस मनोविज्ञान पढ़ने में भारतीय दर्शन ने बॉडी और माइंड के रिलेशनशिप पे क्यों और क्या बोला है, क्यों तो नहीं क्या बोला है, व्हाई शुड वी गो थ्रू इट, ऐसा आपका प्रश्न हो सकता है।
और ये इस तरह से किसी में ये जिज्ञासा हो तो मैं उसका उत्तर इस प्रकार से दूंगी कि हमारे देश ने हजारों वर्षों से बहुत ही कठिन और सूक्ष्मतम वैचारिक मंथन करके जीवन की कई महत्वपूर्ण पक्षों पर निष्कर्ष निकाले हैं और अभी भी निकलते जा रहे हैं। तो इस तरह से जो आज तक जो परंपरा में अध्ययन हुआ है दर्शन को लेके, मनोविज्ञान को लेके, तो उसके बारे में अगर हम जानते हैं तो फिर हम उसको आधुनिक मनोविज्ञान से कनेक्ट कर पाते हैं। तो इसके अलावा एक दूसरा प्रश्न जो मेरे मन में और उठा है और वो जो जिज्ञासा है जो मैं आपसे सबसे कहना चाहती हूँ कि एक बहुत महत्वपूर्ण रीजन ये भी है कि मैं ये क्यों दर्शन के बारे में बात करना चाहती हूँ। तो आई शुड से दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन इज विश्व की जो सर्वप्रथम पुस्तक मनोविज्ञान पे लिखी गई वो किसने लिखी और कहाँ लिखी? आप में से कोई बताएंगे? सबसे प्रथम मनोविज्ञान पे पुस्तक कहाँ पे और किसने लिखी? ठीक है, मैं बताती हूँ, फिर आप बताइए कि आपके इसके बारे में क्या विचार है। आई वुड से, और मेरे ख्याल से आप इस बात पे एग्री भी करेंगे कि सबसे फर्स्ट किताब विश्व में मनोविज्ञान पे भारत में लिखी गई और उसका नाम है श्रीमद् भगवत गीता। अब आप समझ ही गए होंगे इससे ज्यादा और कौन सी मनोविज्ञान की बड़ी पुस्तक हो सकती है जहां पर कि द बुक इज फुल ऑफ क्वेश्चंस फॉर ऑल दी टाइम के लेके जो प्रश्न आज तक उठते आए हैं हमारे दिमाग में, वही सबसे पुरानी और सबसे प्रसिद्ध किताब है जो कि भारत में लिखी गई और उस किताब का नाम है गीता। ये निसंदेह प्रथम पुस्तक है क्योंकि इसके पहले अध्याय का नाम ही विषाद योग है। पुस्तक का नाम का जो प्रथम चैप्टर ही नाम ही विषाद योग है। यानी पूरी मानव जाति आज किस में जी रही है? वी आर ऑल लिविंग इन मिजरी, विषाद योग में जी रहे हैं। पूरी मानव जाति के मन में प्रश्न उठते हैं तरह तरह के, और ऐसा प्रश्न आज से हजारों साल पहले अर्जुन के मन में उठा। अब गीता आप सबने पढ़ी है, हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इतना सा बताना चाह रही हूँ कि वो जो प्रश्न थे अर्जुन के कि हे प्रभु कृष्ण, मैं क्या करूं? व्हाट शुड आई डू दिस और नॉट? अपने परिवारजनों को देखकर उनको मारने की जो घटना उसके सामने आ रही थी, जो चित्रण बन रहा था उसके मन में, उससे वो इतना घबरा गया कि आई एम नॉट डूइंग द राइट थिंग एट प्रेजेंट। इससे बड़ा और कौन सा मनोविज्ञान का प्रश्न हो सकता है? आज हम सभी, पूरी मानव जाति इसी संघर्ष में जूझ रही है कि हम क्या करें क्या नहीं करें। और ऐसे में श्री कृष्ण आते हैं एक बहुत बड़े साइकियाट्रिस्ट बनके, जो कि उनका पथ प्रदर्शन करते हैं। यानी ये पथ प्रदर्शन मनोविज्ञान का ही विषय है, जहां पर एक मनोवैज्ञानिक चिकित्सक जो कि भगवान श्री कृष्ण हैं, वो उनको धीरे धीरे स्टेप वाइज अर्जुन को समझा जाते हैं। यही मैं कहना चाह रही थी कि हम आप सब इस बात से एग्री करेंगे कि हमको भारतीय दर्शन में भारतीय मनोविज्ञान की सर्वप्रथम पुस्तक, विश्व की सर्वप्रथम पुस्तक मिलती है। उसका जन्म भारत में हुआ और हमें उस पे, आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? अगली बार कुछ आपके विचार हो तो जरूर बताइएगा। अच्छा, अब जो है आज का जो विषय है, जो हमारा कोर्स कंटेंट का जो फर्स्ट ब्लॉक है, साइकोलॉजी ऑफ माइंड एंड बॉडी रिलेशनशिप। वो जो पिछली बार हमने मनोविज्ञान का शब्द का अर्थ, जन्म और उसका पाश्चात्य विचारधारा पढ़ी, आज हम इसको थोड़ा सा भारतीय परिप्रेक्ष्य में देख लेते हैं। अब हमारा ये जो है आत्मा जो है, और मतलब अब इसको हिंदी में जिस तरह शरीर और आत्मा, बॉडी एंड माइंड को है, हम भारतीय भाषा में हम इसको हिंदी भाषा में आत्मा और शरीर के नाम से समझ के पढ़ के आगे चलते हैं। तो हमारा प्रश्न है कि इन दोनों का संबंध क्या है और इस प्रकार से कैसे ये आगे शब्द आज तक ये पहुंचा है। हिंदू धर्म और हिंदू आध्यात्मिकता में इस प्रश्न पे बहुत गहराई से
चिंतन किया गया है और वो जो हमारी धर्म की भावनाओं से भी जुड़ा हुआ है। इस संबंध का विश्लेषण धीरे धीरे आधुनिक, प्राचीन और आधुनिक परंपराओं में होता गया है। इन आत्मा शब्द का अर्थ क्या है, सबसे पहले हमें ये भी जानना चाहते हैं। तो ये जो है, ये एक ऐसा, मतलब इसका जो उत्पत्ति है वो एक ऐसा तत्व है जो हमारे अंदर चेतना के नाम से है। ये ना भाषा में हम इसे कैसे समझेंगे, अत 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 धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है निरंतरता, कंटिन्यूस, चलने वाला, यानी नॉन स्टॉपेबल जो है वो अत है। यानी इसकी कोई बिगिनिंग नहीं है और कोई अंत नहीं है। फिर ये आप्त धातु से भी समझा जा सकता है। आप्त मीन्स जो व्यापी है, या ना जो सर्वव्यापी है, पूरे शरीर में और पूरे विशालता में ये फैला हुआ है। भारत में उपनिषदों, वेद और गीता में इसका बहुत वर्णन मिलता है और पाश्चात्य दर्शन में भी जो इसके बारे में बोला गया है वो हमसे काफी भिन्न विचार है, लेकिन फिर भी एक समानता वही है कि सभी आत्मा और शरीर को अलग अलग मानते ही हैं, चाहे वो किसी रूप में माने, लेकिन कुछ भेद वो हर इस तरह से माना ही जाता है। अब मैं शॉर्ट में थोड़ा सा आपको उपनिषदों से लेके जो विभिन्न भारतीय दर्शन है उन्होंने आत्मा और शरीर के संबंध के बारे में क्या कहा। इट इज अ वेरी स्मॉल हिस्टोरिकल डिस्क्रिप्शन, हिस्टोरिकल स्टेप वाइज में बताती आ रही हूँ, और वहां से लेके हम आज तक कैसे पहुंचते हैं। तो सबसे पहले उपनिषदों पर जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ज्ञान उपनिषदों से ही निश्चित माना गया है। उसमें वहां पे किस तरह से आत्मा और शरीर का वर्णन किया गया है। तो आत्मा को वो बोलते हैं ये एक चेतना है, ये अमर और अजर है और मूल रूप में मानव में निरंतर रहती है, जो शरीर से भिन्न है। शरीर और आत्मा के योग फल से ही मानव बना, जिसका शरीर नश्वर है और आत्मा अमर है। शरीर की मृत्यु हो जाती है, लेकिन आत्मा फिर भी अस्तित्व में बनी रहती है और अपने शरीर संस्कारों के साथ फिर वो आगे दूसरा जन्म लेती है। दर्शन के विभिन्न स्कूलों ने इस पर बहुत चिंतन किया है और अपने अपने तरीके से इसको लिखा भी है। उपनिषदों में एक छोटी सी कहानी को मैं बताती हूँ आपको। मांडुक्य उपनिषद में श्वेत केतु की कहानी है, जो एक उन दिनों में जो गुरुकुल में शिष्य जो थे वो पढ़ते थे, और जो लास्ट डे, जो फाइनल उनका फाइनल असाइनमेंट होता था, तो उनको छुट्टी देने से पहले गुरु एक तो प्रश्न पूछते थे और उसमें पास होना बहुत जरूरी होता था। इस तरह की एक वर्णन मिलता है। तो श्वेत केतु को गुरुजी ने बुला के पूछा कि तुम कौन हो, हु आर यू। वो बहुत ही टैलेंटेड डिसाइपल था, तो उसको एकदम समझ में नहीं आया कि गुरुजी को आज क्या हो, व्हाई ही इज आस्किंग हु आर यू। तो उसने इस प्रश्न को बड़ा असमंजस में उत्तर दिया, आई एम श्वेत केतु, मैं श्वेत केतु हूँ। तो गुरुजी ने पूछा, तो क्या तुम्हारा शरीर है, तुम्हारा हाथ है, तुम्हारी आंखें हैं, या तुम स्वयं श्वेत केतु हो। उसने दोबारा उत्तर दिया, गुरुजी मैं अलग हूँ, मेरा शरीर अलग है, मेरे हाथ अलग हैं और मेरे अंग प्रत्यंग है वो सब अलग अलग हैं, मैं वो कैसे हो सकता हूँ। और इस प्रकार से एक बहुत लंबी वार्तालाप गुरु और शिष्य में चलती गई और वह कोई संतोषजनक उत्तर अपने गुरु को नहीं दे पाया। Finally, he was told to go and introspect and come back. इस प्रकार से जब वो बहुत कुछ सोच विचार करके वापस गुरु के पास पहुंचा, तो उसके पास कोई स्पष्ट उत्तर नहीं था। आखिर में गुरु जी ने उसके प्रश्न का समाधान दिया कि, और वो इस प्रकार से था, यू आर दैट, तुम वो हो। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय यू आर दैट, तुम वो हो से हम क्या समझें। वो तो एक प्रोनाउन है, इट्स अ प्रोनाउन, एंड जैसे लाइक दिस दैट एटसेट्रा। तो प्रोनाउन जो है वो तो यूज्ड ऑफ इंस्टेड ऑफ नेम और नाउन, यानी जिसका कोई नाम ही नहीं हो तो उसके बारे में क्या बोला जाए। इससे उन्होंने ये बात निश्चित करी कि तुम वो हो जिसको इंद्रियों से नहीं देखा जा सकता, केवल अनुभव में समझा जा सकता है, तुम वही हो। अर्थात
तुम शरीर से परो, यानी आत्मा और शरीर दो चीजें हैं। यहाँ इससे ये निष्कर्ष निकला, आत्मा और शरीर दो अलग अलग वस्तुएं हैं। तो ये छोटा सा डिस्क्रिप्शन है जो कि हमको एक स्टोरी के माध्यम से समझ में आता है। उपनिषदों में इस तरह से बोला गया कि आत्मा और शरीर अलग अलग हैं। फिर क्योंकि ये प्रोनाउन है तो इसका कोई नाम नहीं है, अलग है, तो वो आत्मा तो समझ में आई। अब शरीर क्या है, तो शरीर के लिए तो सीधी सी एक स्पष्ट धारणा है कि यह एक 5 भूतों 5 कर्मेंद्रियों से बना हुआ है और इसका संबंध फिर जीवन जगत से चलता है और वो अपने क्रियाओं को करता रहता है और एक निश्चित अवधि तक यह जीता है और फिर समाप्त हो जाता है। फिर पुनः जो पंचभूत जहां से ये उदय हुआ था वहीं ये विलीन हो जाता है, किंतु आत्मा अमर रहती है। ये जो चेतना है वह अलग अलग शरीरों में रहती है, किंतु सभी में एक ही प्रकार की है। इसमें कोई डिस्पैरिटी नहीं है, चाहे वह कोई भी हो, कोई देश का हो, जात का हो या रंग का हो, कोई सीमा नहीं है। यह एक ही सर्वव्यापी चेतना है। अब इसी के साथ एक और प्रश्न उठता है कि शरीर और आत्मा दो अलग है, हमें समझ में आया। तो नाउ हाउ इट वर्क्स, हमारे शरीर में जो हम जिस तरह से मान रहे हैं कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, लेकिन दोनों का सहवास है, तो ये कैसे काम करती है। जैसा कि हमने समझा कि इसका कोई आकार नहीं है, रूप नहीं है, रंग नहीं है, पर एक ये चेतना है जो कि बहुत शक्तिशाली है और इसका मैनिफेस्टेशन शरीर में होता है। और उसको एक उदाहरण से भी फिर समझाते हैं जिससे कि समझना इजी होता है। ये हम सभी गीता के हमारे फर्स्ट पेज पे एक अर्जुन है, सारथी है, रथ है, उस पिक्चर से हमको समझ में आता है कि जिस प्रकार से कि एक सारथी होता है, वो घोड़े पे सवार है और उसके हाथ में घोड़ों की लगाम है, वो उसको नियंत्रित करता है। और सारे जो घोड़े हैं, जो लगाम है, वो हमारे इंद्रियां हैं जो कि भागती हैं, और जो सारथी है वो इनको कंट्रोल करता है, वो इनको बस में रखता है। और शरीर और मन को, जो मन है फिर शरीर को कंट्रोल करके उसको व्यवस्थित करता है। तो इस प्रकार से हमारे इंद्रियों का, मन का और शरीर का एक छोटा सा हमको अच्छा समझ में आता है। और आत्मा जो है वो इसमें इसकी सेंटर पॉइंट है, वही इसका मालिक है। तो अभी इससे क्या हुआ, हमारे अंदर आत्मा है, इंद्रियां हैं, एक मन है और बुद्धि है, और तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो है ह्यूमन बॉडी। आत्मा, इंद्रियां, मन, बुद्धि और तीनों का कॉम्बिनेशन, इन सब का कॉम्बिनेशन बना एक ह्यूमन बॉडी। इसको हम उदाहरण से इस प्रकार से फिर समझ सकते हैं, जैसे कोई सामने वृक्ष हो, हम उसे देखते हैं, बट हाउ डू वी सी, आंखों से। लेकिन अगर ये सोचा जाए कि हमारी आंखें जो उस पेड़ को कनेक्ट करके देख रही है, बट दैट टाइम इफ आई एम थिंकिंग समथिंग एल्स, मेरा मन कहीं और है, तो क्या मुझे वो पेड़ दिखेगा? नहीं। यानी हमें कोई चीज देखने के लिए हमारी सारा कंसंट्रेशन होना चाहिए, तभी हमें वो चीज समझ में आती है और दिखती है। इसी प्रकार से सपोज करो किसी कोई मंदबुद्धि हो, कुछ मानसिक विक्षिप्तता हो, तो पेड़ देखकर भी देख नहीं पाएगा क्योंकि उसकी बुद्धि वहां पर नहीं है। तो इस प्रकार से मनुष्य शरीर और मनुष्य चेतना एक कॉम्बिनेशन से किस तरह से जीवन यापन करते हैं, और फाइनली इसी तरह से हमारी जिंदगी चलती रहती है। अब हम ये देखते हैं कि इनका इस प्रकार से जो वर्णन मिला है वो हमें उपनिषदों में मिला, गीता में, और वैसे देखा जाए तो करीब सभी भारतीय दर्शनों में कुछ असमानताओं के बावजूद भी मेन जो मैसेज है वो इसी प्रकार का है कि आत्मा और शरीर अलग है, आत्मा अमर है और शरीर का नाश हो जाता है। और गीता में श्री कृष्ण भगवान कहते भी हैं कि जैसे हम पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए पहन लेते हैं, उसी प्रकार जब शरीर जर्जर हो जाता है, क्योंकि इसकी एक निश्चित आयु है और वो समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से छोटा सा उपनिषदों में और गीता में जो आत्मा और शरीर के बारे में वर्णन था वो मैंने पढ़ा। और जो मैं दूसरा जो मैं आपको कह रही थी, मैंने इसको 2 भागों में बांटा है। बहुत शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से ये जो वर्णन है वो हमारे दर्शनों में एक इतिहास, एक परंपरा के रूप में पहुंचता हुआ आज तक पहुंचा है। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण
जो हमारा पक्ष रहा है समझने का, वो है वेदांत। वेदांत के ब्रह्म सूत्र भारत के शिरोमणि ज्ञान का परिचय देते हैं, और उसके प्रबोधक शंकराचार्य जी थे, जो कि ज्ञान के महान आचार्य थे, जिन्होंने अद्वैत को समझाया कि जगत में नाना रूप से आत्माएं हैं, ये मिथ्या है, केवल ब्रह्म ही सत्य है। और जैसे उन्होंने अपने 4 वाक्य, महावाक्य दिए कि वह तुम हो, मैं ब्रह्म हूँ, यह आत्मा ब्रह्म है, और ब्रह्म सब ज्ञान स्वरूप है। इन 4 महावाक्यों में वो आत्मा के बारे में पूरा वर्णन देते हैं, और ये बताते हैं कि आत्मा जो है वो शरीर में एक शक्तिशाली पुंज है, जो शरीर से भिन्न है, और जिस इसमें बहुत क्षमता है, आत्मा में बहुत क्षमता है। और जिस प्रकार से मनुष्य तप करके, एक्सरसाइज से, इससे अपने शरीर को मजबूत बनाता है, उसी प्रकार से आत्मा को भी तप करके एक बहुत सुंदर माध्यम बनाया जा सकता है, जिससे कि परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि ये अद्वैत है, क्योंकि आत्मा परमात्मा से अलग नहीं है। हमारी अज्ञान वशता से हम उससे बिछुड़ जाते हैं, तो वो साधन चतुष्ट बताते हैं, जिससे कि आत्मा पुनः अपने परमात्मा से मिल जाती है। वेदांत में शंकराचार्य के बाद में दूसरा जो बहुत ही प्रसिद्ध दर्शन का स्थूल आता है, उसका नाम है विशिष्टाद्वैत। विशिष्टाद्वैत के जो प्रवर्तक थे रामानुजाचार्य, और वो कई इसी में से ही बहुत कुछ इसमें समानताएं हैं, और कुछ थोड़ा सा संशोधन करके वो मूलतः इसी दर्शन को आगे ले जाते हैं। कुछ इनमें जो अंतर देखा जाता है वह इस प्रकार से है कि वो कह रहे हैं चित्त और अचित्त, या ना जड़ और ईश्वर दो अलग है, जड़ और अजड़ चेतन अलग है, और फिर वो इसमें ईश्वर जोड़ देते हैं और कहते हैं कि ईश्वर इन दोनों का कॉज है, कारण है। फिर विशिष्ट द्वैत के बाद में सांख्य दर्शन आता है। सांख्य दर्शन भारत का एक बहुत बड़ा मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी भी कही जाती है, और बहुत ही इसमें जो अनुसंधान हुए थे वो आज तक भी हम उनकी तुलना बहुत बड़े बड़े वेस्टर्न फिलॉसफी से करते हैं। ये द्वैतवादी है, ड्यूअलिज्म पे विश्वास करता है, और जो कहते हैं एक प्रकृति है और एक पुरुष है। जो पुरुष है वो चैतन्य है, या ना चैतन्य स्वरूप है, और प्रकृति जड़ है, यानी मनुष्य है। सांख्य दर्शन के बाद में है जो योग दर्शन आता है, उससे सभी परिचित ही हैं। योग दर्शन भी ईश्वरवादी है, जो ये कहते हैं कि ईश्वर मानव को अपने कर्मों अनुसार फल देता है, शरीर नश्वर है और आत्मा अमर है। इस तरह से योग का भी एक तरह से वर्णन है कि अलग अलग बता के उनके बारे में व्याख्या देते हैं। योग के बाद में न्याय वैशेषिक आता है। न्याय वैशेषिक भी सांख्य की तरह एक बहुत ही कहते हैं कि वेरी डेवलप्ड फिलॉसफी थी, पर लेकिन ये ईश्वरवादी हैं। ये ईश्वर में विश्वास करते थे और आत्मा को 2 भेदों में बांटते थे, यानी एक जीवात्मा है और एक परमात्मा है। मानव शरीर अनेक होते हैं और ईश्वर एक होता है, और शरीर में एक चेतन रूप है जो कि चेतना है ना, वो आत्मा है। लेकिन वो तब एक्टिवेट होती है जब वो इंद्रियों के संपर्क में, यानी जब वो शरीर के संपर्क में आती है, देन इट एक्टिवेट्स। ये न्याय वैशेषिक दोनों का मत है। न्याय वैशेषिक के बाद में दूसरी स्कूल जो आती है ये हमारा बहुत छोटा सा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन फिलॉसफी बताया है, और उनमें केवल आत्मा और शरीर के संबंध पे बात करी है। फिर आता है मीमांसा। मीमांसा जैमिनी के सूत्र हैं, जिसमें ये अनीश्वरवादी, ये ईश्वर को नहीं मानते। इनका कहना है कि आत्मा जड़ स्वरूप है, चेतन नहीं है। चेतना भी शरीर में तभी आती है जब वो इंद्रियों के संपर्क में आती है। शरीर से पृथक कोई आत्मा है ही नहीं। मीमांसकों का कहना है कि इट इज ओनली जड़, और आत्मा शरीर में प्रवेश, आत्मा जो है वो अंदर होती है, जो कि मृत्यु के पश्चात समाप्त हो, कोई कंटिन्यूटी नहीं, जो कि बाकी दर्शनों में माना गया है। इन सब के बाद में एक बहुत ही
भौतिकवादी दर्शन आता है, जो कि हमारे लिए बहुत रिवोल्यूशनरी स्टेप था, क्योंकि उन दिनों के इतिहास देखने से हमें पता चलता है कि भारत में बहुत अधिक धर्म और आध्यात्मिकता का बोलबाला था। ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, इन सब चीजों ने साधारण मानव को बहुत ही व्यथित कर रखा था। कई साधारण मानव, उनको जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उन्हें कुछ इस तरह की विचारधारा की भी आवश्यकता थी जो इनसे परे हो। वो कुछ और समझने को भी इंतजार में ही रह रहे थे। तब चार्वाक एक जो दर्शन है वो आता है। इट इज अ टोटल मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी, जो केवल परसेप्शन को ही प्रमाण मानते। परसेप्शन इज द ओनली प्रूफ। जब तक किसी चीज का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलेगा, हम उसको नहीं मानेंगे। यानी आत्मा का तो कोई प्रमाण है ही नहीं, क्योंकि इसको हम इंद्रियों से देख नहीं सकते। सो इट कंक्लूड्स कि आत्मा नहीं है। क्योंकि हम इनको इंद्रियों से नहीं देख सकते हैं, तो उसके अस्तित्व को क्यों माना जाए। शरीर ही है, क्योंकि शरीर को हम देख सकते हैं, इंद्रियां देख सकते हैं, हाथ पांव चलते हुए मानव मनुष्य को देख सकते हैं। अतः हमें यहाँ तक ही लिमिटेड रहना चाहिए। जैसे ही शरीर की मृत्यु होती है, जो हमारी जो शक्ति है, चेतन शक्ति मीन्स कॉन्शियसनेस, नॉट आत्मा, वो समाप्त हो जाती है। तो चार्वाक जो फिलॉसफी थी, उसके बाद में सबसे बड़ा दर्शन जो भारत में आया वह था बौद्ध और जैन धर्म। बौद्ध और जैन धर्म के बारे में आप काफी कुछ, आप जो अभी तक मैंने बताया कि वो बहुत ही पौराणिक धर्म थे, पौराणिक दर्शन थे, जिनके बारे में इतना हम नहीं सुनते हैं। लेकिन बुद्धिस्टिक फिलॉसफी और जैनिज्म से तो काफी लोग परिचित होते हैं, क्योंकि बहुत सरल धर्म ही है। क्योंकि ये दोनों विचारधाराएं पुरानी विचारधाराओं के रिवोल्यूशन में आई थी। जैसे कि मैंने बताया, चार्वाक के समय से ही थोड़ा एक इनहेरेंट एक तरह से विद्रोह की भावना आ चुकी थी। वो ब्राह्मणों के कर्मकांड और इस तरह की अनेक व्याख्याओं से परेशान हो चुके थे। तब भगवान बुद्ध का जन्म होता है और उन्होंने एक बहुत ही सिंपलिसिटी से दर्शन को और जीवन को समझाया। वो किसी तरह की इस तरह की वेद और उपनिषदों की धारणा को मानने को तैयार नहीं थे। इसलिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म को नास्तिक धर्म भी कहा जाता है। नास्तिक का मतलब ये नहीं कि वो किसी चेतना में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन वो वेद पे लिखित कोई भी बात को मानने को तैयार नहीं थे, वेदों और उपनिषदों को नहीं मानते थे। तो स्वभावतः फिर उनके जितने भी उनकी तत्व मीमांसा थी, उनको मानने का प्रश्न ही नहीं उठता है। तो भगवान बुद्ध तो यूजुअली जब उनसे पूछा जाता है कि आत्मा में कुछ शांत हो जाती है, क्योंकि उनका यही कहना था कि ये प्रश्न हमें कहीं नहीं लेके जाए। तो उसपे हमें अधिक अपना समय बर्बाद ना करके जो जीवन है उस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन फिर भी क्योंकि ये एक प्रकार से पुनर्जन्म को मानते हैं। भैया कोई आवाज आ रही है बहुत जोर से। ईटा दिले 3 दिन के निकाला। चेतलाल भैया जी, आप अपनी बात जी, दीदी आप बात कर सकते हैं। जी भैया, तो उन्होंने ये बताया कि फिर भी आत्मा को नहीं माना, लेकिन ये कहा कि एक प्रवाह है, देयर इज अ कंटिन्यूअस फ्लो, एक द्रव्य है, लिक्विड है, वो कोई नित्य चेतन आत्मा नहीं है, लेकिन एक कंटिन्यूटी है। सो इसको नैरात्यम्यवादी भी कहा जाता है ना। ये आत्मा में विश्वास नहीं करते, लेकिन एक फ्लो मानते हैं, जो कि मनुष्य के इस जन्म के बाद में दूसरे जन्म में जब जन्म होता है तो एक प्रवाह रूप में उसको मिलता है। फिर उसके बाद जैन आते हैं, जो कि उनका भी यही कहना है, आत्मा है जो शरीर से भिन्न है और तभी शरीरों से छुटकारा पाती है ना। आत्मा शरीर में है, लेकिन वो तभी छुटकारा पाएगी जब मानव अपने अच्छे कर्मों से मोक्ष को प्राप्त, निर्वाण को प्राप्त कर लेगा, तो आत्मा की मुक्ति हो जाएगी। जब तक ये नहीं होगा, आत्मा विभिन्न शरीर में बारंबार जन्म लेती रहती है और शरीर के साथ घूमती रहती है। तो इस तरह से हमने उपनिषदों में इनका कॉन्सेप्ट देखा, ह्यूमन बॉडी एंड सेल्फ का, और वहां से हमने भारतीय दर्शन में अभी तक जितनी भी स्कूल हैं, एक्चुअली ये 6-7 स्कूल हैं सबसे फेमस है, और लास्ट में बौद्ध और जैन आते हैं। इस प्रकार से ये जो है
ये जो पूरे ज्ञान की गंगा है, जो हमको हजारों वर्षों से अनेक मनुष्यों के विचारों से परिचित कराती है, और इस पे इतना विस्तार से अध्ययन है कि उसको हम कर भी नहीं सकते, और शायद आवश्यकता भी नहीं है। हमारे इस कोर्स में हमें ज्यादा मनोविज्ञान पे ही कंसंट्रेशन करना है। लेकिन मनोविज्ञान में जिस तरह से वेस्टर्न साइकोलॉजी भी आत्मा, बॉडी एंड माइंड रिलेशनशिप, जो कि हमारा फर्स्ट ब्लॉक में है, इन दोनों का संबंध है, तो उस संबंध को जानने के लिए हमारी विचारधारा क्या है, हमारा दर्शन क्या कहता है, हमारा मनोविज्ञान क्या कहता है, वो मैंने इससे जोड़ने का प्रयत्न किया। अब मैंने बहुत ही संक्षेप में आपको मध्यस्थ दर्शन पे लिए चलते हैं, जहां पर कि मध्यस्थ दर्शन पे इस माइंड और बॉडी पे मेरा बहुत कम अध्ययन है, लेकिन जिस तरह से अपने प्रबोधकों से अभी तक जो क्लासेस शिविर अटेंड किए हैं, जो समझ में आया, और अपने मध्यस्थ दर्शन किताब जो संवाद है और जो दूसरी किताबें हैं, दूसरे जो दर्शन है, उनको पढ़ के मैंने बहुत ही शॉर्ट में जो मुझे समझ में आया वो मैंने लिखा है, क्योंकि वो हमें हमारा जो अंतिम लक्ष्य है मध्यस्थ दर्शन पे जाना है। तो मध्यस्थ दर्शन को, इन दर्शनों को उस दर्शन के रेफरेंस में किस तरह से हम आगे आने वाले सब्जेक्ट्स में जोड़ेंगे, तो मैं थोड़ा सा बोलती हूँ। अब हमारी जो जर्नी है वो स्टार्ट होती है मध्यस्थ दर्शन द्वारा प्रतिपादित बाबा नागराज जी द्वारा, जो कि जीवन और शरीर को संबंध को इस प्रकार से समझाते हैं, और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से स्टेप बाय जड़ से चेतन का विकास को समझाते हैं। इन हाउ सिस्टमेटिकली जड़ से चेतन का विकास हुआ। मैंने कुछ इसके पॉइंट्स बनाए हैं, तो मैं, क्योंकि पूरा डिटेल में पढ़ने का तो समय भी नहीं है और इतना मेरा अपना गहन अध्ययन नहीं है, लेकिन जो पॉइंट्स मेरे को समझ में आया, मैंने एक दूसरे से डिराइव करते हुए कैसे ये संबंध होते हैं वो बोलती हूँ। भैया वो चेतल वर्मा जी, आपका जरा माइक बंद कर लीजिए प्लीज। नमस्ते दीदी। जी भैया। हाँ जी, अब मैं थोड़ा सा ये बता रही हूँ जो मैंने पॉइंट से ये है कि सबसे पहले जो हम ये मध्यस्थ दर्शन में समझते हैं वो इस तरह से समझाया गया बाबा जी ने कि बहुत छोटे सेंटेंस में है, विस्तार से तो आपको अपन को पढ़ना ही पड़ेगा कि जड़ के विकास से समृद्ध मेदस शरीर बना। नाउ वी आर नॉट गोइंग इनटू डिटेल, ये प्रोसेस क्या है वो हम सबको पता है। और जीवन का प्रगटन हुआ, जीवन का प्रगठन गठन पूर्ण परमाणु से बना। यानी सर्वप्रथम मध्यस्थ दर्शन में हमने ये समझा कि जड़ के विकास से समृद्ध मेदस बना, शरीर बना, और वह क्यों हुआ, जीवन का प्रगटन क्यों हुआ, हाउ इट हैपेंड, विद गठन पूर्ण परमाणु से। इससे हमें क्या मिला, इससे हमें अस्तित्व दर्शन समझ में आया, जीवन दर्शन समझ में आया, और हमारा जीवन के बारे में थोड़ी स्पष्टता हुई कि जीवन किस प्रकार से अस्तित्व में आया। अभी हम इससे हमें और एक क्लियरिटी होती है मध्यस्थ दर्शन के इस अध्ययन से, और वह क्लियरिटी क्या है कि अभी हम अलग अलग विचारों से, अलग अलग विचार में जीवन को ढूंढ रहे थे। और इनफैक्ट आप सभी इस बात से सहमत होंगे ही कि हमने उपनिषद पढ़े, गीता पढ़ी, कई दर्शनों को पढ़ा, लेकिन फिर भी बार बार में हमारे मन में ये प्रश्न उठ ही रहा था कि आखिर वो बना कैसे, हाउ इट हैपेंड। ये कोई बिग बैंग थ्योरी थी या कोई और एक सडन ब्लास्ट था कि एकदम जीवन आ गया। बाइबल में इसकी अलग स्टोरी है, हमारी पौराणिक कथा में अलग स्टोरी है, और हम अपने घर में भी कई कहानियों से जीवन कैसे आया उसके बारे में पढ़ते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक जीवन का सिस्टमेटिक आने का एक स्टेप भी है, और वो जो हम जो विचारों में ढूंढ रहे थे उसका हमको यहाँ पे एक संतोषजनक उत्तर भी मिलता है। भारतीय दर्शन की जो एपिस्टेमोलॉजी है वो साधारण मानव के समझ में आने वाली चीज नहीं। उसमें बड़ा कष्ट होता है कि किस तरह से ये आई एम वन लेट मी बी मैनी, मैं एक, अहम ब्रह्मास्मि और मैं अनेक हो जाऊं, जैसे हमारे पुरानी कथा में, तो वो सब कुछ हमको थोड़ा कष्टदायी लग रहा था। और यहाँ पे एक सिस्टमेटिक तरीके से जड़ के विकास में समृद्ध मेदस बना, शरीर बना, और जीवन का प्रकटन हुआ। अब चूंकि जीवन क्या है हमें पता लग गया,
तो हमें जीवन और शरीर के संबंध को भी समझने में सफल मतलब इजी हो गया हमारे लिए, क्योंकि शरीर का फॉर्मेशन तो बहुत सभी जगह एक जैसा ही है। ये पंचभूतों से बना हुआ है, चाहे वो ये दर्शन हो, चाहे पौराणिक कथाएं हो, चाहे अन्य दर्शन हो। जीवन का फॉर्मेशन, शरीर का फॉर्मेशन तो पंचभूतों से ही माना गया है, और पंचभूत से ही शरीर पैदा होता है और वो उसी में वापस विलीन हो जाता है। जब हमने जीवन और शरीर को समझा मध्यस्थ दर्शन में, तो हमने जीवन ज्ञान को देखा। हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि यह एक निरंतर प्रोसेस है। यह इसको हम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया से ही समझ सकते हैं। ये एक निरंतर क्रिया है जो कि स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज है, और इस ज्ञान से बुद्धि को समझा जा सकता है और नियंत्रित भी किया जा सकता है। यानी हमने जीवन में मन से वृत्ति को चित्त से समझा, और फिर हमने ये देखा कि बुद्धि से तंत्रित होकर आत्मा यानी अनुभव जाते हैं। यानी पहले हमने उसको मन, चित्त और वृत्ति में देखा, जीवन को 4.5 क्रियाओं में। फिर 4.5 क्रियाओं से हम ऊपर जाते हैं तो बुद्धि से तंत्रित होते हैं, और वहां हम आत्मा यानी अनुभव पर पहुंचते हैं। जब हम वहां पर साक्षात्कार और अनुभव करते हैं, हमें कुछ समझ में आता है, कुछ क्लियरिटी बनती है हमारे जीवन के बारे में, देन वी रियलाइज मैं अमर हूं, शरीर नश्वर है। तो क्या हुआ? इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम हुआ अभयता, भय चला गया, मरने का भय समाप्त हुआ, और जीने का आनंद भी आरंभ हुआ। और इसी तरह का जीने का डिजाइन ही बाबा जी हमको बताते हैं। यही डिजाइन है और कुछ है ही नहीं, जैसे वो कहते हैं, और हमें ऐसे ही जीना है। अब हमें शरीर समझ में आया, चेतना समझ में आई, जीवन की क्रिया समझ में आई, जीवन समझ में आया। तो इस जीवन में मेरी जो चेतना है उसका शरीर से क्या संबंध है? नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि चेतना जो मुझे समझ में आई, तो वो मेरे शरीर से कैसे रिलेटेड है? वो मुझे समझ में आया, निर्भरता आई, कोई संदेह नहीं रहा। नाउ आई विल लिव। जब मुझे ये समझ में आ गया ये मेरी चेतना है, इसका मेरे शरीर से ये संबंध है, तो मुझे कोई भय नहीं है, कोई शंका नहीं है। तो नाउ आई विल डिसाइड टू लिव माय लाइफ अकॉर्डिंग टू दिस। यही नियति, बाबा जी कहते हैं यही नियति है। यानी राइट विचार हमको मिल गए, हम समाधानित हो गए। हम समाधानित अपने जीवन में हुए तो उसको हम अपने शरीर के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। ये मध्यस्थ दर्शन का एक बहुत बड़ा अनुसंधान है। भैया कुछ और इसमें बोला जाए, ये बहुत हो गया? दीदी बहुत बढ़िया है। हम थोड़ा सा ये जानना चाह रहे थे दीदी कि सेल्फ एंड पर्सनालिटी पे बस मैंने यही कहा कि बस इस तरह से हम मध्यस्थ दर्शन पे आ जाते हैं, और मध्यस्थ दर्शन में हम इन दोनों के बारे में वो समझ जाते हैं कि ये किस तरह से है। एक लास्ट जो है जो बात मैं जो बता रही, जो साइकोलॉजी से रिलेटेड है, उसके बाद में हम आते हैं पर्सनैलिटी पे, जो कि हमारा टॉपिक भी है। लास्ट में ये है कि चेतना और शरीर अलग अलग है। मध्यस्थ दर्शन में हमें ये समझ में आया ये दोनों अलग हैं, लेकिन हमारा व्यवहार इन दोनों से सूत्रित होता है। हमारी जो पर्सनैलिटी है, हमारा जो व्यवहार है, वो इन दोनों के अस्तित्व को समझने से ही सूत्रित होता है। वो कैसे? व्यवहार हमारे भावों से, और भाव हमारे शरीर के साथ होते हैं और मैनिफेस्ट होते हैं। यानी जो भाव हैं, जो भाव हैं वो ट्रांजैक्शन होते हैं। ट्रांजैक्शन में या ना एक प्रवाह से आगे बढ़ते हैं। एंड हमको इस बात को जानना चाहिए कि दिस इज द लेटेस्ट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी जो कि ट्रांजैक्शनल एनालिसिस की बात करता है। यानी दो मानव के बीच में कैसा संबंध होता है, कैसे हम उन भावों के साथ जीते हैं और हम भावों का आदान प्रदान करते हैं, उन सब का उत्तर हमें यहाँ मिल जाता है। और ये जो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस है वही हमारा एक साइकोलॉजी का बेस भी बनता है, जो कि मॉडर्न साइकोलॉजी का सबसे बड़ा रिसर्च टॉपिक भी रहा है। तो इस प्रकार से
पुराणों से, दर्शन से, हमारे पुराने दर्शनों से और मध्य दर्शन तक मैंने एक छोटी सी यात्रा को कवर किया। हालांकि ये हजारों सालों की यात्रा है, इसको इतना संक्षिप्त में बताना एक दुस्साहस ही है, लेकिन मैंने थोड़ा सा प्रयास किया था। बहुत बढ़िया दीदी। जी भैया। अच्छा, अब जैसे आरती बेटा ने बोला था मेरे को, मैं उस पर आती हूँ, जो कि लास्ट चीज है। अब आई थिंक हम लोगों ने इसमें काफी बात करी, कई बार बता चुके हैं हम भी, लेकिन कुछ भाई बहन नए जुड़े हैं ना, तो वो कह रहे हैं कि आप है ना इनको जरा कोर्स कंटेंट के बारे में बोलो। डू यू वांट मी टू स्पीक अबाउट इट नहीं भैया? नहीं नहीं नानी, कोर्स कंटेंट नहीं। पर हर यूनिट में, जैसे हमने कोर्स में 4 यूनिट के बारे में लिखा है, तो उसमें आपका यूनिट में कितना पेजेस लिख लिया गया है, ओ माय गॉड। उसको मतलब अब हम ये समझना चाह रहे हैं कि कितना का काम में कितने आगे बढ़े, प्रोग्रेस कैसा है। ओके, आपने थोड़ा मैं अभी पेज गिनूं, सबका टाइम खराब नहीं करना चाहती, मैं पेज गिन के डाल दूंगी ग्रुप में, लेकिन मैं सिर्फ बताना चाहती हूँ कि मैंने किस तरह से किया। इज दैट ओके? हाँ, that is okay, okay, ठीक है। क्योंकि वो पेज गिनने से कोई इट विल नॉट गिव एनी कॉन्क्रीट नहीं रिजल्ट। नहीं, एक्चुअली मतलब हम लोग सब प्रयास कर रहे हैं कि हम टाइप्ड हो हमारे पेजेस, ताकि हमें पता चले प्रोग्रेस, मतलब कि हम ये देख पाए कि हमने कितना लिख लिया है और कितना बाकी है। अच्छा, ओके, मैं समझी, ठीक है। इसका आंसर मैं रिटन में दे दूंगी अपने ग्रुप में, बट मैं थोड़ा सा अपने शब्दों से बता दूं मैंने किस तरह से काम किया है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि कुछ भाई बहन यहाँ पे नए भी दिख रहे हैं, आरती बेटा जी, जो पहले नहीं थे, जैसे कि आई डोंट नो गीता मिश्रा जी भी नई हैं। ठीक है, तो जो मैंने ये पेपर चुना है, आपके सबके अपने अपने पेपर होंगे, जो लिख रहे हैं उन्होंने, जैसे मैंने और दर्शना जी ने और इन्होंने, हम तीन, आरती बेटा जी ने साइकोलॉजी फॉर लिविंग चुना है। तो व्हाट आई हैव डन कि बिकॉज आई एम वेरी ट्रेडिशनल इन स्टेज, जब तक किताब हाथ में नहीं होती आई कैन नॉट डू। आई एम नॉट ए वेरी कंप्यूटर लिटरेट, अपना काम कर लेती हूँ बट नॉट कंप्यूटर लिटरेट की लैपटॉप पे बैठ के इस तरह से मेरे को काम करने में मजा आता है। तो व्हाट आई हैव डन, आई हैव गॉट दिस बुक्स, और मेरे ख्याल से जब तक ये सामने नहीं होता तो मुझे लिखने में तकलीफ होती, नॉट फॉर एवरीबॉडी। तो जो फर्स्ट जो बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर है साइकोलॉजी एंड सेल्फ, ठीक है। तो साइकोलॉजी एंड सेल्फ के अंदर 3 यूनिट है, साइकोलॉजी एंड माइंड बॉडी रिलेशनशिप, जो आज हमने इतिहास के रूप में पढ़ा है, लेकिन नेक्स्ट सेशन में अगर टाइम मिलता है तो अपन इसको, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने समझा है, उसको मैंने शॉर्ट में लिखा है। अब जैसे कि आरती जी पूछ रहे हैं कि अब मैं आपको ये बताऊं, तो मैंने क्या किया कि इस यूनिट का फर्स्ट चैप्टर खोला, उस चैप्टर को पूरा पढ़ा, उसको समझा, एंड देन इन माय ओन लैंग्वेज, ओन लैंग्वेज, मैंने उसको इंग्लिश में लिखा है, लेकिन ऐसा एक्सपेक्टेड था कि मुझे हिंदी में लिखना चाहिए, विच आई कैन डू लेटर ऑन। तो फर्स्ट चैप्टर को हम सबको, आप सबको भी उसको पढ़ना है, समझना है, फिर अपनी भाषा में उसे शॉर्ट में लिखना है। फिर जैसे इसका दूसरा चैप्टर है सेल्फ एंड आइडेंटिटी डेवलपमेंट, किस तरह से सेल्फ का डेवलपमेंट होता है। और फिर तीसरा है कंपोनेंट ऑफ सेल्फ, सेल्फ के अंदर क्या क्या कंपोनेंट है उनको बारे में। तो इस तरह से सारे ब्लॉक्स में अलग अलग टॉपिक्स हैं, उनको पढ़ती गई, उनको समझती गई, और यूनिट वाइज उनको लिखती गई, उनको अलग अलग सेक्शन में, 4 किताबों में, टोटल 5 किताबें हैं, तो 5 किताबों में मैं 5 सेक्शन बना के मैंने उनको अपने लैंग्वेज में हाथ से लिखा है, विच शुड बी टाइप, आई विल डू इट, और फिर मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। आपको जो जिन्होंने ये सब्जेक्ट नहीं लिया उनको शायद इतना मेरे पढ़ने से, मेरे लिखा हुआ पढ़ने से कोई विशेष फायदा नहीं होगा, बट मे बी यू विल एबल टू अंडरस्टैंड इसे कैसे लिखा जाता है, या ना उसमें इनका इग्नू का बहुत प्लान्ड स्टडी मटेरियल है,
दे फर्स्ट टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर उसका कंटेंट बताते हैं, मिडिल सेक्शन, एंड देन दे सम अप, प्रॉपर्ली सम अप करते हैं। तो इन तीनों चीजों को पढ़ने के बाद में क्वेश्चन आंसर क्वेश्चंस हैं। तो अगर हम इन किताबों के साथ और बुक्स इंटरनेट से जोड़ते हैं, दैट विल बी एडेड क्वालिफिकेशन। हमारा काम तो इन टॉपिक से साथ में मध्यस्थ दर्शन के प्रश्नों का, ये जो प्रश्न उठा रहे हैं मध्यस्थ दर्शन कैसे उत्तर देता है, उसको साथ में सोचते हुए जाने का है। जैसे भैया ने उस दिन बहुत सुंदर वो लेक्चर, तो आप मेरे पहले दो भैया ने, जो संदीप प्रकाश जी ने, और उनसे पहले भैया ने जो लेक्चर दिया था सोशल साइकोलॉजी पे, जो हम इसी तरह से ब्लॉक 1 पे जो यूनिट है पहले उनको पढ़ेंगे, उनको शॉर्ट में लिखेंगे, फिर इन यूनिट्स में जो प्रश्न हमारे दिमाग में उठ रहे, हालांकि आपके सुनते सुनते कई प्रश्न मेरे मन में भी आए और बाकी आप सबके मन में आए होंगे, क्योंकि बाबा जी ने समाज, परिवार व्यवस्था, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्रीय, और कैसे एक सूत्रित होकर हम वहां तक पहुंचते हैं, अखंड सार्वभौम व्यवस्था तक, उसके बारे में जो लिखा है वो तो कोई सोशियोलॉजी की बुक लिख ही नहीं सकती। मेरा ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट था सोशियोलॉजी, फिलोसफी, बट नाउ आई रिमेम्बर, इतना याद नहीं है, बहुत पुरानी बात होगी, लेकिन फिर भी इतना ध्यान आ रहा है कि उस सोशियोलॉजी के सामने, मध्यस्थ दर्शन के सामने वो सोशियोलॉजी हमें कहीं नहीं लेके जाती। वहां पे सोशियोलॉजी की डेफिनेशन, इट इज अ वेब, एक गुच्छा है, एक मकड़ी का जाल है जिसमें मनुष्य फंसता है। मध्यस्थ दर्शन में मकड़ी का जाल नहीं है, इसमें तो निर्वाह करने की एक प्रोसेस है, उभय तृप्ति की एक प्रोसेस है। तो कितना सुंदर समाज की व्यवस्था है, कितना सुंदर परिवार की व्यवस्था है, वहां मकड़ी का जाल है और यहाँ तो मुक्ति का एक मार्ग है। तो इस तरह से जब जैसे सोशियोलॉजी वाले जो भैया हैं और कोई दीदी है वो लिख रही है, तो फर्स्ट ब्लॉक में उसी तरह से मध्यस्थ दर्शन के संपर्क में, तो मतलब सानिध्य में हमको उन चीजों के आंसर मिलते जाएंगे। इस तरह से आपको लिखते जाना है। और अगर कोई भैया या दीदी ये सब्जेक्ट लेके अलग से मेरे से कभी कांटेक्ट करना चाहे तो यू आर मोस्ट वेलकम एनी टाइम। तो सोशियोलॉजी मेरा सब्जेक्ट रहा है, साइकोलॉजी मेरा, और फिलोसफी, 3 तो मेरे सब्जेक्ट ही थे। और उसके अलावा कि बीइंग आर्ट स्टूडेंट, मैनेजमेंट का कोर्स से भी कई सब्जेक्ट मैंने पढ़े हैं। तो अगर मैं किसी के लिए कोई सहायक हूँ तो आप मुझे आराम से कांटेक्ट करें। कुछ मटेरियल मैं ढूंढ के भी बता सकती हूँ, और कुछ जो आपने समझा है अपन साझा होकर पढ़ भी सकते हैं। इसी तरह से हमारी प्रगति हो सकती है आगे। जी भैया। और किसी को कुछ कहना है बेटा आपको? हाँ दीदी नमस्ते। नमस्ते। हाँ भी आपका स्पीच सुना दीदी, मतलब काफी स्पष्ट है, बहुत अच्छे ढंग से आपने बात रखी है। तो अभी जैसे बोले आप कि साइकोलॉजी आपका सब्जेक्ट रहा है, तो अभी जैसे भ्रमित अवस्था में जो साइकोलॉजी, मेरी बिटिया है दीदी, वो साइकोलॉजी में ही बीए कर रही है। तो मैं मतलब चाहती हूँ कि साथ में विद्या के प्रकाश में, मतलब साथ में रहे उसका, सिर्फ जो भ्रमित अवस्था में अभी जो ये लोग मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ वो भी इंक्लूड रहे, विद्या भी। तो उसके लिए क्या किया जा सकता है दीदी? श्योर कल्याण बहन, आप वैसे मेरा साइकोलॉजी ऐसे सब्जेक्ट, मैंने इस तरह से कोई एमए नहीं किया साइकोलॉजी में, लेकिन मैंने एमबीए किया था, उसमें मेरा सेल्फ मैनेजमेंट था। तो उसमें हमारे 3 पेपर थे साइकोलॉजी का, ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन माइंड और ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह के सब्जेक्ट थे, इसलिए मैंने पढ़ा है। लेकिन आप जो ये कह रही हैं जो उसने बीए में लिया है, तो उसको आप मध्यस्थ दर्शन की नजर से चाहते हो को समझे, तो वो आपकी बिटिया को मेरा नंबर दीजिएगा जी और आस्क हर टू कॉल मी एनी टाइम। आई एम इन बॉम्बे। आप कहाँ हैं कल्याणी बहन? अच्छा, बेमेतरा में दीदी। आपका कांटेक्ट नंबर कैसे मिलेगा दीदी? ग्रुप में मिल जाएगा, मंजू नाम है मेरा। हाँ नाम, अच्छा फेसबुक में। ठीक आपकी दीदी। बिटिया को बोलना कि उनके जो, अगर मैं इफ आई कैन बी ऑफ एनी हेल्प आई विल डू हर डेफिनेटली। जी जी और ठीक। साइकोलॉजी के तो जो सब्जेक्ट के मास्टर हैं वो नरेश भाई हैं, आज शायद है नहीं नरेश भैया,
वो और भी अच्छी तरह से गाइड कर सकते हैं, तो उनका नंबर भी आपको ग्रुप में मिल जाएगा। जी ठीक दीदी, धन्यवाद। ओके, थैंक यू। जी आरती, टाइम हो गया बेटा, कुछ और किसी को आपको कुछ कहना है? नहीं, मुझे तो नहीं, पर और किसी के कोई क्वेश्चंस या कुछ इनपुट्स हो तो वो दे सकते हैं। और आपका जो था कि भी मैंने किस तरह से लिखा है और कितने पेज, ये सब मैं शेयर कर दूं, चलेगा ना? हाँ, पर आप बस टाइप्ड हो, क्योंकि हम टाइप्ड ही ले पाएंगे, तो आप टाइप कर लीजिए किसी तरह से या करवा लीजिए किसी से, वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। मतलब आपके लिए नहीं, मैं सबके लिए कह रही हूँ, समझ क्योंकि सबकी अलग अलग राइटिंग होती है, फिर हमें मुश्किल होगा। तो एक तो टाइप्ड रहे और वो इग्नू के स्ट्रक्चर में ही रहे। जी नानी, बहुत बढ़िया रही आपकी ये प्रस्तुति। कहना चाह रही, मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा, यू नो व्हाई आई थॉट आई एम गोइंग टू मीट यू ऑल इन सितंबर, दैट टाइम इफ समबडी अप्रूव्स इट भी, हाँ ये ठीक है, जैसे भाई योगेश भैया बोले कि नहीं ये ठीक है, आप इसको डिटेल में, देन आई कैन डू इट, रीराइट इट। वो अभी जो मैंने लिखा है तो वो आप मेरा अपने टाइप समझ करके में अगर हमें देंगे ना, तो हम लोग समझ पाएंगे कि इसमें और कितना इसको वो करना है, डेवलप ओके, करना है। नो प्रॉब्लम। पर इसमें केवल जो इग्नू का मटेरियल है वही, आई एम नॉट गोइंग टू ऐड एनीथिंग एक्स्ट्रा। ओके, इज इट ओके? हाँ हाँ, दैट इज बेस्ट। हाँ, बहुत अच्छा है। जी बेटा। तो दीदी ने एक तरह से मनोविज्ञान का इतिहास जो अपने भारतीय परंपरा में रहा, उस पर भगवत गीता से शुरू करके जैन धर्म तक, जैन जो फिलोसफी है वहाँ तक की बात उन्होंने लिखी, और साथ ही मध्यस्थ दर्शन में कैसे उनको आसानी लग रही है चीज़ों को समझने में, इस बात को उत्साह भी लिखा। इसमें स्वयं को समझना, फिर व्यक्तित्व को समझना, मुझे लगता है कि इस पर और दीदी से हमें सुनने की इच्छा रहेगी। फिर भी इतनी वो अलग बातों से चैप्टर बनाना पड़ेगा, हाँ वो एक अलग चैप्टर बनाना पड़ेगा। जी, तो जितनी प्रस्तुति हुई है दीदी की तरफ से, यदि उसमें से यदि कोई जिज्ञासा है तो हम कुछ मिनट इसमें दे सकते हैं। कोई भी प्रश्न आप में से कोई पूछे तो अच्छा है। मुझे लगता है कि अभी फिलहाल किसी के पास प्रश्न नहीं है, तो हम लोग इस सत्र को यहाँ पर समाप्त कर सकते हैं। योगेश भैया हमारे साथ हैं, यदि हाँ भैया, बहुत बढ़िया दीदी, जी। खूब अच्छा, एक अच्छा विश्लेषण आपने प्रस्तुत किया और पर्सपेक्टिव थोड़े से क्लियर हो रहे हैं अभी, तो बहुत अच्छा। थैंक यू भैया। हाँ दीदी, और एक बार आपका वो राइटअप आ जाए तो उसको पढ़ के हम लोग और आगे इसको डेवलप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। जी थैंक यू भैया, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, हरि हर। हरी हर दीदी। जी, सभी को हरि हर नमस्ते। भैया, नमस्ते सभी। सभी को धन्यवाद। नमस्ते भैया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्ते। जी सभी को नमस्ते।